दिल्ली में मैली यमुना पर सियासत खूब हो रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के उन वादों का हवाला देकर हमलावर है जिसमें उन्होंने दिल्ली वासियों को यमुना की सफाई का भरोसा दिया था। ऐसे में अब नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंदी परवेश वर्मा विरोध का नया पैटर्न अपना चुके हैं। योगी की चुनौती कबूल नहीं करने पर अब परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के कटआउट की डुबकी यमुना में लगा दी। क्योंकि दिल्ली के चुनाव में ये कहावत फिट बैठती है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, जिसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है। परवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लेकर उसकी यमुना में डुबकी लगा रहे हैं। परवेश वर्मा ने यमुना सफाई के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। उन्होंने केजरीवाल के पोस्टर को यमुना नदी में डुबाया। इस पोस्टर पर केजरीवाल अपने कान पकड़े नजर आ रहे हैं और पोस्टर पर लिखा है, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत दो। 5 तारीख के पास में दिल्ली वासियों के पास में मौका आया है कि एक जो दिल्ली का महाठग है, महाभ्रष्टाचारी व्यक्ति है, महा झूठा व्यक्ति है, उससे दिल्ली को बचा लीजिए। मेरा आपसे सारे दिल्ली वासियों से और खास तौर पे सारे पूर्वांचल के भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दिल्ली को बचा लीजिए। परवेश वर्मा के पोस्टर वार पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और परवेश वर्मा के विरोध पैटर्न को जोकर पर टर्न कर दिया। जोकर कितनी हरकतें करता है ताकि लोग उसको देखें, उस पर ध्यान आए, वैसा ही एक जोकर आज भाजपा में है। परवेश वर्मा वो अलग अलग हरकतें कर रहे हैं ताकि किसी तरह मीडिया का ध्यान अपने ऊपर खींच सके। दरअसल 2 दिन पहले सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी, लेकिन केजरीवाल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में अब मोर्चा परवेश वर्मा ने संभाला है। तो दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सियासी सुर आक्रामक हो रहे हैं। कभी रामायण प्रसंग पर रण तो कभी दशानन पर दंगल भी जारी है। इस चुनाव का मूड बदलने के लिए सब कुछ काफी है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें रावण के 10 सिर को बीजेपी से जोड़ते हुए हमला बोल दिया गया और तमाम मुद्दों पर दिल्ली वासियों को सावधान रहने की नसीहत दी जा रही है। सभी दिल्ली वासियों दशानन के इस एनिमेटेड वीडियो को आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया गया है, जिसमें रावण के एक एक सिर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। जैसे रावण के 10 सिर थे, वैसे ही दिल्ली में भी एक रावण है। यह रावण है गाली गलौच पार्टी। इसके भी 10 सिर हैं और हर सिर एक अवगुण का प्रतीक है। ये वीडियो उस वक्त जारी किया गया जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल के रावण प्रसंग पर चौतरफा घिर चुकी है, जिसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल डिफेंडिंग मोड में आ गए हैं और रावण की तुलना बीजेपी से करने लगे हैं। इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। और अरविंद केजरीवाल के इसी बयान को चरितार्थ करने के लिए नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें बीजेपी को विलेन के तौर पर दिखाया गया है। अरविंद केजरीवाल वो बहुत बड़े लुटेरे हैं, वो बहुत बड़े झूठेरे हैं, झूठ बोलते हैं, अर्बन नक्सली के सारे गुण उनके अंदर हैं। यानी दिल्ली में दशानन पर दंगल से किसका मंगल होने वाला है, फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह दिल्ली के चुनाव में एक दूसरे पर हमला करने का नया नया एंगल ढूंढा जा रहा है, वो आने वाले कल के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो दिल्ली में आज बीजेपी ने तीसरा दांव चल दिया। इस तीसरे दांव को नाम दिया गया संकल्प पत्र पार्ट 3, जिसमें अमित शाह ने दिल्ली वालों को लेकर के कई घोषणाएं की हैं। ये बीजेपी की तरफ से तीसरा संकल्प पत्र यानी कि चुनावी ऑफर है दिल्ली वालों को। लेकिन बीजेपी ही नहीं, जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल बैक टू बैक ऑफर दे रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में मॉनसून ऑफर इस वक्त चल रहा है। और ठीक वैसे ही जैसे ई कॉमर्स कंपनियां बाय 1 गेट 1 फ्री देती हैं, जैसे ऑफर लेकर के आती हैं, वैसा ही कुछ ये ऑफर पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है। और ऐसे ही वादे सियासी दल दिल्ली वालों से इस वक्त कर रहे हैं। वादों की बारिश में एक बार फिर दिल्ली की जनता भीगती नजर आई। पहले आपके ऑफर, अब बीजेपी का तीसरा दाव। अमित शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी अगर जीती तो 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को संपूर्ण मालिकाना हक देंगे, 13,000 सील दुकानों को दोबारा खोला जाएगा, 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे, 20,000 करोड़ के निवेश से इंटीग्रेटेड पब्लिक नेटवर्क बनाएंगे, 13,000 बसों को ई बस में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा भी तमाम वादे जो दिल्ली वालों के दिल को छू जाने वाले हैं।
लेकिन वादों के साथ अमित शाह केजरीवाल पर सियासी वार करना नहीं भूले। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। यानी अमित शाह ने एक तरफ वादों की बारिश की तो दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर तरकश से वो तीर चलाए जो चुभे तो अरविंद केजरीवाल को, लेकिन खटका सीधे दिल्ली की जनता को। बहरहाल देखना होगा दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के अम्ब्रेला ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या बीजेपी बिग बिलियन डेज डिस्काउंट के साथ जाते हैं। तो दिल्ली के दंगल में आपने एक चीज नोटिस की होगी, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत से अखाड़े में डटे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे बड़े चेहरों ने दिल्ली इलेक्शन से दूरी बना रखी है। क्या ये राहुल का वॉकओवर है और केजरीवाल को फेवर है? दूसरे दल ऐसे सवाल उठा रहे हैं। प्रचार युद्ध में तीनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बार बार रद्द हो रही चुनावी रैलियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी खुद कांप रहे हैं या ये डील फिक्स हो चुकी है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक ऐसी मैच फिक्सिंग है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर चुप, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रति नरम। यही तो डील है, यही तो मैच फिक्सिंग है। भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों चिंतित है हमारा कौन कैंपेन कर रहा है, कौन नहीं कैंपेन कर रहा है? वो अपना किला संभालें। भारतीय जनता पार्टी को अब दिक्कत ये हो रही है कि अभी तक क्योंकि कांग्रेस बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी, वो दूसरे नंबर पे रहते थे। अब उन्हें डर है कि वो तीसरे नंबर पे भी चले जाएंगे, तो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई अब उनमें और आम आदमी पार्टी के बीच में हो गई है। यानी बीजेपी को शक है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की दिल्ली में सिर्फ एक रैली हुई है, लेकिन 22 जनवरी को इंद्रलोक, 23 जनवरी को मुस्तफाबाद, 24 जनवरी को मादीपुर में राहुल गांधी की रैली प्रस्तावित थी, लेकिन राहुल गांधी खराब सेहत की वजह से इन रैलियों में शामिल नहीं हुए। अब इसी पर बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी कांग्रेस में साठगांठ के आरोप लगा रही है। कांग्रेस की बेईमानी है कि इस बार उन्होंने भाजपा से पैसे लिए हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने को। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि जब भाजपा काला धन बांट रही थी, जूते बांट रही थी, इस सब पर कांग्रेस की आंखें बंद थी। ये बेईमानी नहीं कि एक आवाज नहीं निकली। वैसे तो राहुल गांधी का बैकफुट पर आना हर किसी के जहन में सवाल पैदा कर रहा है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो तो सियासी दंगल में किसी नए समीकरण का इशारा कर रहा है। और हैदराबाद के दो कट्टर सियासी दुश्मनों में जुबानी जंग छिड़ गई है। अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी पर बीजेपी के नेता टी राजा ने ऐसा बयान दिया है कि सियासी भूचाल आ गया। कभी ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वाले बयान के बदले 5 मिनट मांगने वाले टी राजा ने इस बार ओवैसी को लेकर जो कुछ भी कहा, यकीन मानिए हैदराबादी भाईजान के सीधे सीने पर चुभा होगा। हिंदुओं से कभी ना टकराना, हिंदुओं से कभी ना टकराना। हिंदू जब जब उठा है इतिहास लिखा है, और इतिहास भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे खून की हर वो बूंद से हमारा हिंदू ने इतिहास लिखा है मेरे मित्रों। और ये बड़ा ओवैसी क्या कहता है, ये बड़ा ओवैसी क्या कहता है। टी राजा के तीखे तेवर सिर्फ हैदराबादी भाईजान तक नहीं रुके, उन्होंने सैफ और करीना की कहानी में लव जिहाद का एंगल जोड़ माया नगरी को भी मैसेज दे दिया। करीना कपूर जी कौन है? हिंदू। अब करीना कपूर को भी उन्होंने शादी कर ली। तो ये है हमारे फिल्म स्टार की लाइफ। और आज हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को लव जिहादी फंसा रहा है, पटा रहा है, काट रहा है। सबसे बड़ा लव जिहादी तो आपके महाराष्ट्र में हीरो बनकर घूम रहा है। जैसे ही टी राजा का ये बयान सामने आया, कई मौलानाओं को तीखी मिर्ची लग गई। हालांकि टी राजा के बयान पर अब तक ओवैसी ने चुप्पी साध रखी है। मिल्कीपुर में योगी की एंट्री के बाद एसपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। दरअसल पूर्वांचल और अयोध्या के आसपास बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा खब्बू तिवारी के जवाब में अखिलेश ने अपने ब्राह्मण नेताओं की फौज अब उतार दी है और एसपी नेता पवन पांडे पहले ही मोर्चा संभाले हुए थे। अब खबर है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को उतारने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव। ब्राह्मण नेताओं का मोर्चे पर आना इस बात का इशारा है कि अब मिल्कीपुर की हार जीत यहां के लगभग 60,000 ब्राह्मण वोटर्स तय करेंगे।
2022 में भगवान परशुराम और 68 फीट ऊंचे फरसे के सहारे फरसा फैक्टर साधने वाले अखिलेश एक बार फिर समय के काल चक्र में उसी जगह पर खड़े हैं। लेकिन सवाल ये कि जो फरसा फैक्टर 2022 में फेल रहा, लेकिन मिल्कीपुर में अखिलेश को अपने दो नेताओं पवन पांडे और माता प्रसाद पांडे के दम पर ब्राह्मण वोट को पाले में करने की उम्मीद नजर आ रही है। जबकि बीजेपी ने यहाँ प्रचार के लिए लोकल में सबसे बड़ा ब्राह्मण फेस कब्बू तिवारी को उतार रखा है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश बीजेपी के पारंपरिक वोट में सेंधमारी कर पाएंगे? क्या अखिलेश को मिल्कीपुर में वो ब्राह्मण वोट साथ देगा? वैसे भी ब्राह्मण बीजेपी का पारंपरिक वोटर रहा है और बात जब अयोध्या की हार का बदला लेने की हो, क्या ब्राह्मण वोटर दोबारा 2024 की गलती दोहराएगा? जबकि चाहे तो सपा अपना मुस्लिम वोट बचाए, क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिमों को पाले में करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मिल्कीपुर में 36,000 मुस्लिम मतदाता हैं और इन्हें साधने के लिए बीजेपी ने मंत्री दानिश अंसारी को मैदान में उतार रखा है और सबका साथ सबका विकास के सहारे मुस्लिमों को साधने की कोशिश की जा रही है। यानी दोनों दल एक दूसरे के वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में अगर मिल्कीपुर भी कुंदर की मॉडल को अपनाता है तो यूपी में बीजेपी का ये दूसरा प्रयोग सफल रहेगा। और अयोध्या लोकसभा हार के बाद भी अगर ब्राह्मण अखिलेश का साथ देते हैं तो 2027 में पीडीए प्लस का फॉर्मूला जीत की कुंजी बन सकता है। महाकुंभ के महास्नान यानी कि मौनी अमावस्या की तैयारियां तेज हो गई हैं। महज 100 घंटे के अंदर सीएम योगी दोबारा प्रयागराज पहुंच गए ताकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। योगी ने सबसे पहले संतों से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया, फिर साधु संतों से मुलाकात की, भंडारे से संतों को अपने हाथ से खाना खिलाया और निकल पड़े कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की मेगा तैयारियों को परखने। एक अनुमान के दिन मौनी अमावस्या के दिन 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचेंगे। लिहाजा इस दिन के लिए तैयारियां भी उतनी ही भव्य और बेहतर बनाने की चुनौती है। इन्हीं तैयारियों को अंतिम रूप देने योगी महाकुंभ पहुंचे थे। इस दौरान एकता में ही अखंडता का संदेश भी दिया। महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने संतों के बीच संबोधन के बाद महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियों को जांचा, जिसमें 44 घंटों की तैयारी, रेलवे स्टेशन और पार्किंग स्थलों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी विधायक मंच पर ही फायर हो गई। गुस्से से तिलमिलाए विधायक जी ने मंच पर ऐसा बवाल मचाया कि वहां मौजूद अधिकारी भी सकपका गए। हुआ यूं कि जिले के पटेरा में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का आयोजन था। शिविर में शामिल होने इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल सहित कई नेता भी आए और मंच पर बैठ गए। इसी बीच शिविर की मुख्य अतिथि और हटा की बीजेपी विधायक उमा देवी खटीक भी पहुंची, लेकिन मंच पर पहले से ही बैठे इन नेताओं को देखकर नाराज हो गयी। विधायक जी कह रही हैं कि मंच पर कौन बैठेगा कौन नहीं, इसकी सूची बनानी चाहिए। यही नहीं, विधायक जी ने इशारों में ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत बैठे नेताओं को मंच से नीचे जाने को कहा। अपनी बेइज्जती होते देख सभी नेता मंच से नीचे उतर आए और सामने पहली कतार में बैठ गए। मामला यही नहीं थमा, बल्कि बीजेपी विधायक उमा देवी खटीक ने मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगाई। अब बीजेपी विधायक का गुस्सा सुर्खियों में आ गया और सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना है। झारखंड के रांची में एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां सरकार के ऊर्जा विकास निगम में धांधली और अकाउंट से करोड़ों की अवैध निकासी के बाद एक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि झारखंड सरकार के ऊर्जा विकास निगम से 109 करोड़ का गबन किया गया। अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारी और बैंक मैनेजर की मिलीभगत से करोड़ों रुपए निकाले गए। ऐसे में छापेमारी के दौरान एक आरोपी के पास से 60 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तत्कालीन लेखपाल के साथ कई बैंक मैनेजर भी शामिल हैं। अब इनसे पूछताछ के दौरान छापेमारी भी चल रही है और भारी मात्रा में कैश बरामद किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मामले में पुख्ता सबूत के बाद करीब 350 खातों में पड़े 47 करोड़ 20 लाख रुपए को फ्रीज करवाया गया है। इस केस में अब तक 1 करोड़ 93 लाख रुपए कैश और 17 लाख रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी को यह भी जानकारी मिली है कि बिहार और बंगाल के सिम कार्ड का प्रयोग कर दर्जनों की संख्या में खाते खुलवाकर अवैध निकासी के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। फेसबुक पर आशिकी के चक्कर में यूपी के अलीगढ़ का बादल तारों के नीचे से पाकिस्तान पहुंच गया, जहां वो पाकिस्तान पुलिस की कैद में है अब धर्म बदल करके गर्लफ्रेंड सना के साथ पाकिस्तान में ही रहने की जिद पर अड़ा है।
प्यार के लिए सरहद पार की ये कहानी बेशक आपको फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ये 16 आने सच है। यूपी के अलीगढ़ का बादल पाकिस्तानी पुलिस की कैद में है और अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर इस्लाम कबूलने की बात कह रहा है। ना तो कभी गलत इरादा बनाया, ना कभी गलत काम के लिए आया, बस ये मजबूरी कुछ ऐसी बनी। आपको मैंने सब कुछ बताया था कि मैं जो है यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता। अभी कोई फाइनल करना चाहते हैं, इस वजह से बड़ा मुश्किल मैं वहाँ पे पापा नहीं रह सकता था। बेटा मेरे हाथ जोड़ के झूठ मत बोल। नहीं पापा, कभी नहीं, लाइफ में आज तक झूठ नहीं बोला तो अब कैसे झूठ बोल सकता हूँ। वरना मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा, शायद मैं कुछ कर लूँ, इससे अच्छा रोना नहीं, और मैं नहीं आऊँगा कभी। अभी इस्लाम कबूल कर लिया, किसके कहने पे की है? वो मेरा दिल खुद कहता है। बताया गया कि परिवार को बिना बताए बादल पाकिस्तान चला गया। पाक के पंजाब प्रांत में 21 साल की सना रानी से मिलने पहुंचा, लेकिन वहां इंतजार में बैठी पाकिस्तानी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बादल अपने दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। खैर, हिंदुस्तान में बादल के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन बादल पाकिस्तान में रहने की बात कह रहा है और दलील दे रहा है पाकिस्तानी प्रेमिका सना की मजबूरी उससे देखी नहीं जाती। मुंबई के 26 से 11 आतंकी हमले के आरोपी तहबूर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जाएगा। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहबूर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तहबूर राणा को साल 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। तहबूर राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। तहबूर राणा मुंबई में हुए 26 से 11 आतंकी हमले का आरोपी है। आरोप है कि उसने मास्टरमाइंड डेविड हेडली की मदद की थी और हेडली के साथ मुंबई में अटैक का प्लान तैयार किया था। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक के बाद एक कई बम धमाके किए गए थे। मुंबई पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक तहबूर राणा ने 26 नवंबर 2008 को हमला करने वाले आतंकियों को धमकी की जगह बताई थी और भारत में उनके रुकने में मदद की थी। साल 2009 में गिरफ्तारी के बाद सैन फ्रांसिस्को की निचली अदालत में उसे भारत न सौंपे जाने को लेकर अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने तहबूर राणा की अपील खारिज करते हुए प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत भेजने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ तहबूर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो तहबूर राणा का रिव्यू पिटीशन है वो रिजेक्ट करके एक बड़ी इंपॉर्टेंट अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। तहबूर राणा का एक्सट्रेडिशन होना ये भारत के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि तहबूर राणा के अंडर ही डेविड हेडली जो अलग एक सरगना है वो काम करता था। एक तरफ 26 से 11 आतंकी हमले के आरोपी तहबूर राणा को अमेरिका से भारत लाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तहबूर राणा के बहाने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लेकिन नीरव मोदी का क्या? मेहुल चौकसी कब आए? आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील को भी हिंदुस्तान में घसीट कर लाने की बात की थी बीजेपी ने। ये सब कब आएगी? तहबूर राणा अभी लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है और अब उसे भारत लाने के बाद पूछताछ होगी, जिसमें मुंबई आतंकी हमले से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इस सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे में बड़ी कार्रवाई भी की और 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। ये सभी ठाणे के कल्याण और डोंबिवली इलाके में झुग्गी बस्तियों और रेलवे स्टेशन के पास रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग घरेलू कामकाज और अन्य छोटे छोटे काम करते थे। इनके पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, जिन्हें विदेशी नागरिक अधिनियम और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कैसे भारत में दाखिल हुए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ठाणे पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है। हाल ही में इसी अभियान के तहत भिवंडी, कल्याण और डोंबिवली से 40 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में BSF ने तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की और फेंसिडिल सिरप की तस्करी करने वाले पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया। इस गैंग ने 62,000 सिरप को एक अंडरग्राउंड गोदाम में छुपा करके रखा हुआ था।
दावा है कि बरामद फेंसिडिल सिरप की कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा फेंसिडिल की इतनी बड़ी खेप बरामद होना तस्करों पर बड़ी चोट माना जा रहा है, क्योंकि इस कार्रवाई से तस्करों का नेटवर्क पूरी तरह से हिल गया है। दरअसल 24 जनवरी को बीएसएफ को एक सटीक और विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर की 32वीं वाहिनी के जवानों ने लोकेशन पर घेराबंदी शुरू की और पूरे इलाके की चेकिंग शुरू की गई। लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई, जमीन के अंदर 3 अंडरग्राउंड गोदाम देख सभी दंग रह गए। इनमें से 2 टंकी घने बगीचों के बीच छुपाकर बनाए हुए थे, जबकि एक टंकी सीजीआई शीट की झोपड़ी के नीचे बनाया गया था। बीएसएफ जवानों ने जैसे ही बंकर खोले, अंदर से 62,200 बोतल फेंसिडिल सिरप बरामद हुई। दरअसल फेंसिडिल सिरप यूं तो खांसी की समस्या में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल से ये नशा का काम करती है और इसी वजह से इस सिरप की तस्करी बड़े पैमाने पर होती रही है। और जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत का इंतजार खत्म हुआ। इस ट्रेन का ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है। ये ट्रेन शनिवार को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से होकर के गुजरी है। भारत के सबसे तेज रफ्तार की ट्रेनों में से एक वंदे भारत जब दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ी, तो ये नजारा देखकर ऐसा लगा मानो कोई सपना सच हो गया। कटरा श्रीनगर रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन का शनिवार को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर ट्रायल हुआ। ट्रेन सुबह 8 बजे कटरा से कश्मीर के लिए रवाना हुई और 11 बजे कश्मीर के अंतिम स्टेशन श्रीनगर पहुंची। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ेगी। जम्मू कश्मीर के लिए इस ट्रेन को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। ट्रेन में अपडेटेड हीटिंग सिस्टम दिया गया है ताकि ठंड में यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ये पानी की टंकियों और बायो टॉयलेट को जमने से रोकता है। ट्रेन के वैक्यूम सिस्टम की वजह से एयर ब्रेक माइनस टेम्परेचर में भी आसानी से काम करेंगे। जम्मू श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट कश्मीर के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है, क्योंकि इस दुर्गम पहाड़ी इलाके में ट्रेन का संचालन बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने असंभव लगने वाले इस काम को भी संभव कर दिखाया और कामयाबी की नई इबारत लिख दी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव फिर विवादों में है। एक बार फिर कानूनी मामले में फंसते नजर आए। इस बार कोर्ट ने गाजियाबाद में एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि एल्विश यादव पर सांप तस्करी केस के गवाह को धमकाने का आरोप है। गवाह को जान से मारने की धमकी जैसे संगीन आरोप हैं। ऐसे में सुनवाई के दौरान जिला जज ने थाना नंदग्राम को आदेश दिया कि वो एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। गवाह गौरव गुप्ता के मुताबिक उनकी रेकी की जा रही है। जहां वो रहते हैं उनकी सोसाइटी में कुछ अनवांटेड लोग घूम रहे हैं। ऐसे में उन्हें डर है कहीं एल्विश यादव उन पर हमला न करवा दे। सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहीं एल्विश आर्मी के नाम से, कहीं किसी नाम से लगातार मुझे और मेरे ब्रदर को लगातार थ्रेट किया जा रहा था, जिससे कि हम इस मुकदमे से पीछे हट जाएं, नोएडा स्नेक वेनम केस से। गवाह ने आरोप लगाया था कि इस मामले में थाने में भी शिकायत दी गई थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि एल्विश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रोड रेज की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां 2 कारों के बीच टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया और फिर कार सवार पर लाठी डंडों से हमला होने लगा, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। यहाँ कार सवार पर कुछ लोग लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं। कार में सवार लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कार सवार पर पत्थर भी बरसा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक कार में सवार हमलावरों ने दूसरे वाहन के शीशे तोड़ दिए और उसमें मौजूद लोगों पर हमला किया। बताया गया कि झांसी हाईवे पर 2 कारों के बीच पहले टक्कर हुई थी, जिसके बाद विवाद बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें कार सवार और उसके साथी पर लाठी डंडों से हमला हो रहा है। घटना के बाद कार सवार ने सिरोल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट और तोड़फोड़ करने वालों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान उनकी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर की जा रही है। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर हमले की जांच तेज हो गई है। मुंबई पुलिस लगातार खुलासे कर रही है। अब पुलिस एक्टर के कपड़े और ब्लड सैंपल की जांच भी करेगी। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के ब्लड सैंपल और कपड़े जांच के लिए कलेक्ट किए हैं। यही नहीं, हमलावर के भी ब्लड सैंपल की जांच की जाएगी। घटना वाली रात आरोपी शरीफुल इस्लाम ने जो कपड़े पहने थे उस पर भी खून के धब्बे मिले हैं, जिसे जांचने के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है।
ताकि हमलावर के कपड़े पर दिखाई दे रहे खून के धब्बे सैफ अली खान के ही हैं, ये साबित किया जा सके। सैफ की मेड का भी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया है। मुंबई पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस में पुख्ता सबूत जुटा रही है। इस बीच सैफ पर हमले के मामले में यूनुस सरकार की भी एंट्री हो सकती है। आरोपी के पिता का दावा है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। आरोपी शरीफुल के पिता मोहम्मद रूहुल आमीन के मुताबिक वो अपने बेटे को बचाने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके का इस्तेमाल करेंगे और वो बांग्लादेश सरकार और भारतीय उच्चायोग से इस मामले में संपर्क करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश की सरकार शरीफुल इस्लाम को भारत में सजा मिलने से बचा पाएगी? तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों देशों के बीच किस प्रकार की संधि है। अब हम आपको बिहार में बेतिया के एक भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी की पोल खोल रिपोर्ट दिखाते हैं। विजिलेंस की टीम ने जब भ्रष्ट डीओ के ठिकानों पर रेड मारी तो काले धन के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। निलंबित भ्रष्ट डीओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकाने से विजिलेंस टीम ने करोड़ों की काली कमाई जब्त की। खुलासा हुआ है कि भ्रष्ट डीओ रजनीकांत प्रवीण ने 2 महीने पहले एक महायज्ञ का आयोजन किया था। 7 दिन तक चले इस महायज्ञ में 50 लाख से अधिक खर्च हुआ था। नेता, मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी इस भ्रष्ट धन कुबेर के यज्ञ में प्रसाद ग्रहण करते थे, लेकिन विजिलेंस की रेड के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जी मीडिया परत दर परत सबूत के साथ धन कुबेर के काले तिलिस्म को दिखा रहा है। जानकारी के मुताबिक शिक्षकों की हाजिरी कटने पर 30,000 से 50,000 रिश्वत लेता था। वर्ष 2024 में 740 शिक्षकों की हाजिरी कटी थी। 30,000 के रेट से 2 करोड़ 22 लाख रिश्वत ली। कारण बताओ नोटिस जारी हो तो शिक्षक को मिनिमम 50,000 रिश्वत देना पड़ता था। वर्ष 2024 में 208 शिक्षकों से कारण बताओ नोटिस के नाम पर 1 करोड़ 4 लाख रिश्वत ली। निलंबन मुक्त करने के लिए शिक्षकों को 50,000 देना पड़ता था। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 80,000 रिश्वत लेता था। दक्षता प्राप्त शिक्षकों को 10,000 देना अनिवार्य था। ये तो सिर्फ वर्ष 2024 का आंकड़ा है। इससे पहले इस भ्रष्ट डीओ ने ना जाने कितने करोड़ की रिश्वत ली है। कई शहरों में करोड़ों की जमीन खरीदी, 27 किलो चांदी, 1 किलो 300 ग्राम सोना, 4 लग्जरी गाड़ियां पत्नी के नाम पर हैं। भ्रष्टाचार के ये तो महज कुछ आंकड़े हैं। रजनीकांत प्रवीण की काली कमाई का पूरा लेखा जोखा अभी सामने आना बाकी है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर जानलेवा हमला हुआ। बाइक सवार 2 बदमाशों ने विष्णु गुप्ता की कार पर फायरिंग की और फरार हो गए। अजमेर दरगाह विवाद की याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो अजमेर से दिल्ली आ रहे थे। तभी रास्ते में बाइक सवार 2 लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और जैसे ही हाईवे पर उनकी गाड़ी गंगवाना थाना इलाके में पहुंची, बाइक सवार बदमाशों ने विष्णु गुप्ता की गाड़ी पर फायरिंग की और फरार हो गए। से जैसे मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ, कोई बाइक हमारे साथ थी पीछे में गाड़ी में, हमने देखा कि उसने फायर किया। वैसे ही हमने अपने ड्राइवर से बोला कि गाड़ी भगाओ। गाड़ी जैसे हमने भगाई तो बाइक सवार ने थोड़ा सा मेरे पीछे किया और बाइक सवार उल्टा भाग गया, वापसी भाग गया। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाली विष्णु गुप्ता की याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई हुई थी। विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि उन पर ये जानलेवा हमला अजमेर दरगाह पर दायर की गई याचिका को वापस लेने के लिए किया गया है। हमला जानबूझकर सोची समझी रणनीति से किया गया है ताकि मैं अजमेर दरगाह के केस को आगे न बढ़ा सकूं। ये पहले भी मुझे धमकी आई है कि अजमेर दरगाह का केस आप वापस ले लो, बम से उड़ा देंगे। वहीं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर जानलेवा हमले की जानकारी मिलने पर एसपी समेत पुलिस के कई आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होना हर किसी का सपना होता है, लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि असम के एक रिक्शा चालक को खुद पीएम मोदी ने निमंत्रण भेजा है। गणतंत्र दिवस का निमंत्रण पाने वाले ये खास मेहमान हैं अहमद अली। पेशे से रिक्शा चालक, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन शिक्षिका के अंधकार को दूर भगाने की जिद ऐसी कि रिक्शा चालक खुद के पैसों से 9 स्कूल बनवा डाले। अहमद अली के इसी जुनून को पीएम मोदी ने भी कभी मन की बात के जरिए जुबान दी और पूरे देश में अहमद अली को भागीरथ प्रयास से रूबरू करवाया गया। अब पीएम ने निमंत्रण भेज अहमद अली को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने को बुलाया है। असम के श्रीभूमि के रहने वाले अहमद अली के जीवन ने पीएम मोदी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मन की बात के 42वें संस्करण में अहमद अली का जिक्र किया था। गरीबी के कारण स्कूल न जा पाने वाले अहमद अली ने रिक्शा चलाकर 40 साल में 9 स्कूल बनवाए, जिनमें आज भी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपराधियों के लिए काल बन चुकी है। यूपी के 3 जिलों में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिनमें एक 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया और कई बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। मेरठ के सुहेल गार्डन में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के आरोपी नईम बाबा को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया।
बदमाश नईम ने किठौर इलाके में संपत्ति विवाद में अपने सौतेले भाई के परिवार की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। पुलिस ने बदमाश नईम बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ मुजफ्फरनगर जिले में हुई, जहां खालापुर इलाके में कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 गौकशों को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में 3 गौकशों के पैर में गोली लगी। गौकशों से 3 जिंदा गोवंश, 3 तमंचे, 5 मोबाइल कार और 2 बाइक बरामद हुई हैं। वहीं बुलंदशहर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई। नरसैना और सिकंदराबाद में हुई इन मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे लेजर शो की शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर आज जम्मू कश्मीर के कई शहरों में शानदार लेजर शो का आयोजन किया गया। इस शो में आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक तमाम बड़े घटनाक्रमों का उल्लेख किया गया। ये लेजर शो की तस्वीरें आपके सामने जम्मू कश्मीर से। कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। तो इस लेजर शो के जरिए भारत देश की जो यात्रा रही है आजादी से लेकर के अब तक की, उसको दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आ रही है, आजादी की गाथा का ये लेजर शो। और इस बार बाबा का बुलडोजर यूपी के सीतापुर में गरजा। यहां सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया और करीब 5 करोड़ की जमीन खाली करवाई गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी दिखी, जिन्हें भूमाफियाओं के खिलाफ उतारा गया था, क्योंकि जिस जमीन पर प्रशासन का पीला पंजा चला, वहां कई साल से अवैध निर्माण चल रहा था। डीएम अभिषेक आनंद के सख्त निर्देश के बाद बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली और 16,000 स्क्वायर फीट में बने पक्के निर्माण को बुलडोजर ने ताश के पत्तों की तरह जमींदोज कर दिया। पुलिस के मुताबिक नजूल की करीब 5 करोड़ की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद दलबल के साथ कार्रवाई शुरू की गई और भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस टीम पर पत्थर फेंकना एक आरोपी को महंगा पड़ गया। पुलिस ने हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला और गांव में अवैध शराब के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की। दरअसल कुछ दिनों पहले राजगढ़ के गुलखेड़ी गांव में चोरों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव और लाठी डंडों से हमला किया गया था, जिसके बाद कई थानों की पुलिस विशेष अभियान चलाकर गांव में छापेमारी की, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पथराव करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी का जुलूस निकालते हुए गांव से थाने तक ले गई। इस दौरान आरोपी गांव वालों से आगे कभी भी पुलिस पर पथराव न करने की अपील करता हुआ दिखाई दिया। गांव वाले कोई भी पत्थर मत फेंकना, जैसे मेरा हाल हुआ ऐसे तुम्हारा भी होगा, सबसे निवेदन है। पुलिस को गुलखेड़ी गांव में अवैध शराब के कई ठिकानों की भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। पुलिस ने जहां एक तरफ आरोपी का जुलूस निकालकर लोगों को बताया कानून व्यवस्था तोड़ने का क्या अंजाम हो सकता है, वहीं अवैध शराब के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर संदेश दिया कि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने अब संन्यास की राह पकड़ ली है। महाकुंभ 2025 में पिंडदान करके वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार रही ममता मोह माया का त्याग करके धर्म की राह पर चल पड़ी हैं। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने दीक्षा देकर के महामंडलेश्वर बना दिया और ममता का नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी घोषित कर दिया। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का मंत्रोच्चार के साथ पट्टाभिषेक हुआ। पट्टाभिषेक में ममता कुलकर्णी का पूरे रीति रिवाज के साथ कर्मकांड कराया गया और फिर अभिषेक करके उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया गया।
इस मौके पर ममता ने पहले खुद का और फिर अपने परिवार का संगम में पिंड दान किया। अब ममता कुलकर्णी पूर्ण रूप से शरणागत होकर सनातन धर्म में आ गई हैं और मोह माया का त्याग करते हुए सन्यासी जीवन की राह पर चल पड़ी हैं। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार जितने शुभ संयोग हैं उतने ही बड़े रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं का मानो सैलाब सा आ गया है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में 144 साल बाद बने अद्भुत संयोग में जितनी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे महाकुंभ में एक नया रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। 23 जनवरी दोपहर 12 बजे तक महाकुंभ में संगम तट पर 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाकर अपनी धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त कर चुके हैं। महज 11 दिन में पवित्र स्नान करने वाले लोगों का आंकड़ा 10 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में ही एक बड़ी रिकॉर्ड है। अब दूसरा अमृत स्नान भी करीब आ रहा है, जो 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या को होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। राज्य सरकार को महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं और स्नान करने वाले के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया के सैकड़ों श्रद्धालु संगम में अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच वाराणसी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को महाकुंभ का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए महाकुंभ के इतिहास से जुड़ा एक बुकलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें महाकुंभ से जुड़ी बेसिक जानकारी है और बच्चों को इसका पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसकी पहली तस्वीर वाराणसी के प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिली, जहां महाकुंभ की पाठशाला चलाई जा रही है। महाकुंभ क्या है, पूर्ण कुंभ क्या है, अर्ध कुंभ क्या है, उसका इतिहास और उसका सारा डिटेल, वहाँ नया क्या क्या हो रहा है। 3 पेज के इस बुकलेट में महाकुंभ का महात्म्य, महाकुंभ की कथा और महाकुंभ कितने प्रकार के होते हैं के साथ इस बार महाकुंभ में क्या क्या सुविधाएं दी गई, ये सारे विषय लिखे गए हैं, जिसके लिए रोजाना एक टीचर बच्चों को अलग से समय देता है, जिसको हमने अपने सभी स्कूल्स में बंटवाया है और लगभग 3 हफ्ते तक डेली 10 से 15 मिनट के लिए प्रत्येक स्कूल में उनके क्लासरूम्स के बाद ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। महाकुंभ की इस पाठशाला में बोर्ड को छोड़कर सभी बच्चे भाग लेते हैं। साथ ही क्लास के बाद एक क्विज भी आयोजित किया जाता है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया जाता है। मायानगरी मुंबई के गोरेगांव में आग ने जमकर कहर बरपाया। फिल्म की शूटिंग के लिए सेट बनाने वाले एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। चूंकि आग फर्नीचर के गोदाम में लगी थी, ऐसे में आग लगातार तेज होती गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और दूर से ही आग की लपटें उठती दिखाई दी। इस बीच एहतियात के तौर पर रिहायशी इलाकों को खाली कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक सकरी गलियों की वजह से आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अनुमान के मुताबिक इस आगजनी में काफी नुकसान हुआ है और करीब 50 से ज्यादा फर्नीचर के गोदाम जलकर खाक हो गए। दिल्ली में अवैध पार्किंग में चिंगारी भड़क गई, जिसके बाद करीब 20 गाड़ियां यहां जलने लगी। हालांकि आग कैसे लगी अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अग्निकांड का जो मंजर दिखा वो बेहद भयावह है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में ये गाड़ियां अवैध पार्किंग में लगी थी, जिसमें अचानक आग लग गई और एक 20 कार और 8 से 10 बाइक जलकर खाक हो गईं। घटना के बाद जब लोग मौके पर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। पार्किंग में खड़ी करीब सभी गाड़ियां जल चुकी थी। बताया गया कि घटना सुबह की है, जिसकी जानकारी कार मालिकों को बाद में लगी। एक शख्स ने तो ये भी दावा किया कि उसकी गाड़ी में करीब 7 लाख की दवा लोड थी, जो राख में तब्दील हो चुकी है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब आग लगने की वजह तलाश रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई पुख्ता जानकारी नहीं लगी है। माना जा रहा है कि चिंगारी की वजह से आग लगी है। अरुणाचल प्रदेश में त्वांगचू नदी के आसपास के जंगली इलाकों में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई और इसके बाद अफरा तफरी भी मच गई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला। तवांग में जंगल की आग तेजी से फैल रही थी, जिससे साग, क्यूर और आसपास के गांवों को खतरा पैदा हो गया। आनन आफन में भारतीय सेना के जवान मौके पर पहुंचे। भारतीय सेना के गजराज कोर के जवानों और नागरिकों ने मिलकर आग बुझाने का काम शुरू किया। 2 दमकल दलों को तुरंत मौके पर भेजा गया, जिन्हें सेना के अधिकारियों ने लीड किया। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर
सेना ने आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। भारतीय सेना की ये त्वरित और प्रभावी कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि खड़ी पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों के कारण घने जंगल में आग अब भी जल रही है और इसे फैलने से रोकने के लिए अधिकारी सतर्क हैं।